हेलो बच्चों, आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में समझाएंगे। जैसे इस डायग्राम में देख के आपको पता चल रहा है कि जैसे जैसे हम जो प्रोजेक्टाइल का फेंकने का एंगल चेंज कर रहे हैं या स्पीड चेंज कर रहे हैं, तो हमारा जो प्रोजेक्टाइल मोशन है कितना मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है या कितना मैक्सिमम हाइट जो उसका चेंज हो रहा है वो डिपेंड कर रहा है आपका इनिशियल स्पीड पे और एंगल पे। ओके, तो प्रोजेक्टाइल मोशन का जो रेंज होता है, जो हाइट है, उसका प्रोजेक्टाइल मोशन के इनिशियल स्पीड और एंगल पे क्या रिलेशन है, उसी चीज़ को हम ना इस वीडियो में समझेंगे। ओके, जैसे कि इस फिगर में हमने एक बॉल को यू इनिशियल स्पीड से थीटा डिग्री एंगल में फेंका कि इसमें एक ग्रेविटी फोर्स जी लग रहा है जिसका डायरेक्शन माइनस वाई डायरेक्शन में है और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन लग रहा है जो की है। विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर हमें इसी पार्टिकल का आफ्टर टी टाइम अगर हमें इसका वेलोसिटी निकालना है, तो सिंपल जो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी के हेल्प से हम आपका पार्टिकल का वेलोसिटी निकाल सकते हैं। उस वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट आ रहा है वो आ रहा है आपका यू एक्स प्लस ए टी, और जो वाई कंपोनेंट है यू वाई माइनस जी टी। तो इन दोनों से आप देखें कि एक्स कंपोनेंट केवल आपका हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन पे डिपेंड कर रहा है और वाई कंपोनेंट केवल ग्रेविटेशन पे डिपेंड कर रहा है। यदि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं होगा और ए का वैल्यू है, तो हम कह रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो होगा दैट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम, जो हमेशा आपका कांस्टेंट आएगा, जबकि वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो टाइम के साथ आपका वेरी कर रहा है। ओके, तो जो हाईएस्ट पॉइंट होगा प्रोजेक्टाइल मोशन का, उसमें क्या होगा, आपका वर्टिकल कंपोनेंट और वेलोसिटी क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। तो यहाँ से हम एक टाइम निकाल सकते हैं, और ये जो टाइम है वो प्रोजेक्टाइल मोशन को हाईएस्ट पॉइंट में जाने में जो टाइम लगेगा उसके बराबर होगा। ओके, तो हम देख रहे हैं कि जो मैक्सिमम हाइट में जाने वाला जो टाइम है वो भी आपका इनिशियल स्पीड पे डिपेंड कर रहा है और जिस एंगल में हम फेंक रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है। अगर हमें प्रोजेक्टाइल मोशन का कितना मैक्सिमम या कितना रेंज हमें निकालना है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो निकालना है, तो वो कैसे हम निकाल सकते हैं। जो इक्वेशन ऑफ मोशन का सेकेंड इक्वेशन है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें हमें यू पता है, इसमें हमें ए पता है। तो इस इक्वेशन में यू और ए की वैल्यू देख रख के हम डिस्प्लेसमेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और डिस्प्लेसमेंट का वर्टिकल कंपोनेंट निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन पर डिपेंड कर रहा है, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो ग्रेविटेशनल फोर्स पर डिपेंड कर रहा है। जैसे इस फिगर में हमारा दिखाई दे रहा है कि हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन का रेंज कितना है, ओबी। तो ओबी का जो डिस्प्लेसमेंट है केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है एक्स, तो वर्टिकल डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो है। तो वर्टिकल डायरेक्शन का अगर हम डिस्प्लेसमेंट को जीरो रखा जाए, टोटल प्रोजेक्टाइल मोशन करने में जितना टाइम लग रहा है वो हमने कैलकुलेट कर लिया, जिसका वैल्यू जो है मैक्सिमम हाइट अटेन, जो मैक्सिमम हाइट अटेन करने में जितना टाइम लग रहा है उसका जस्ट टू टाइम्स है। तो इसी टाइम को अगर हम ये एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए टी इसके इक्वेशन में रखेंगे, तो हमें एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन के रेंज के बराबर होगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का जो रेंज है वो आपका एक तो इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, और किस एंगल पे हम बॉल को फेंक रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है, और एक सेकंड जो कंपोनेंट है वो ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन पे डिपेंड कर रहा है। अगर हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन हमारा जीरो होगा, तो हमारा ये जो सेकंड कंपोनेंट जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, तो हमारा रेंज कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, इन केस आपका हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन आपका जीरो है। ठीक, इसी तरीके से हम प्रोजेक्टाइल मोशन जो मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा, जिसका वैल्यू आपका टी इक्वल टू टी एस पे, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी हमारे इनिशियल स्पीड और इनिशियल एंगल पे डिपेंड कर रहा है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन का मैक्सिमम हाइट है, जो रेंज है, और जो टोटल टाइम उसको प्रोजेक्टाइल मोशन में लग रहा है, वो आपका इनिशियल स्पीड पे डिपेंड कर रहा है, और किस एंगल पे हम फेंक रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है। ओके, इसी तरीके से अगर हम अज्यूम करें कि हमारा जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जीरो है,
मतलब हम अर्थ के सरफेस में कोई बॉल को फेंक रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में, जिसमें नॉर्मली हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 है। तो उससे हम आर का वैल्यू निकाल सकते हैं, एस का वैल्यू निकाल सकते हैं और टी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इन तीनों की वैल्यू जो है यू पे डिपेंड कर रहा है और एक एंगल पे डिपेंड कर रहा है। तो हम देखते हैं कि जो आर का वैल्यू है वो मैक्सिमम कब होगा, जब साइन टू थीटा आपका 1 होगा, और साइन टू थीटा 1 कब होगा, जब टू थीटा आपका 90 डिग्री होगा। तो हम कह सकते हैं कि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे हमारा जो बॉल है सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे जाएगा। अगर हम रेंज का विद रिस्पेक्ट टू थीटा एक कर्व खींचें तो ये साइनसोइडल कर्व होगा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि पाई बाई 4 पे आपका जो रेंज है मैक्सिमम है। पर एक कोई भी पर्टिकुलर रेंज जैसे सपोज आर है, तो हम देखते हैं कि उसके लिए दो एंगल हैं जिसमें प्रोजेक्टाइल मोशन का रेंज सेम होगा। उस एंगल का किसके बराबर होगा, पाई बाई 4 माइनस थीटा पे जो हमारा रेंज है प्रोजेक्टाइल मोशन का वो कितना सेम है। अब हम प्रोजेक्टाइल मोशन के ट्रेजेक्ट्री कैसा होगा उसको डिस्कस करेंगे। जैसे जो वाई और एक्स के बीच में हमने इक्वेशन ऑलरेडी ऊपर निकाला हुआ है, तो यहाँ एक्स वाले इक्वेशन से टी की वैल्यू को हम वाई में अगर पुट करेंगे, तो हम यहाँ से पता कर रहे हैं कि जो वाई है वो एक्स स्क्वायर का एक फंक्शन है। इट इज़ द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन का ट्रेजेक्ट्री होगा वो क्या होगा, पैराबोलिक होगा। ओके। तो इस वीडियो में जो हमने की पॉइंट समझे हुए ये है कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन का ट्रेजेक्ट्री होता है वो पैराबोलिक होता है। यदि हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, तो हमारा जो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा v इक्वल टू यू कॉस थीटा, जो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और दूसरा जो रेंज है, मैक्सिमम हाइट है और टाइम ऑफ फ्लाइट है, ये हमारे इनिशियल स्पीड पे डिपेंड करता है और किस एंगल में हम फेंक रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। अगर हमारा इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है तो 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम होगा, और 45 प्लस माइनस थीटा डिग्री जो दो एंगल है उसमें आपका रेंज जो है सेम होगा। यदि हमारा हॉरिजॉन्टल वैल्यू में एक एक्सेलरेशन है तो रेंज जो है ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन जो रेंज का वैल्यू है हमारा विदाउट एक्सेलरेशन वाले रेंज से ज़्यादा होगा। ओके, जैसे ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी ऊपर वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे तथा इंक्लाइन प्लेन। अभी जो भी इस वीडियो में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस किया उसमें हमने एज्यूम किया था कि हमारा जो प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोजेक्टाइल के मोशन को कैसे इंक्लाइन प्लेन प्लेन में अप्लाई करेंगे उसको डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को समाप्त करने से पहले हम एक प्रोजेक्टाइल मोशन के एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। ओके। यदि आपको कुछ इस प्रोजेक्टाइल मोशन को समझने में या कोई कॉन्सेप्ट को समझने में कोई दिक्कत हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डालिएगा, उसको हम समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, और कैनन फायर सक्सेसफुली टू सेट्स विद वेलोसिटी v0। तो v0 हमारा कांस्टेंट है। एक में पहले वो थीटा 1 इक्वल टू 60 डिग्री में फायर हो रहा है, और दूसरा कुछ टाइम के बाद थीटा 2 इक्वल टू 45 डिग्री में फायर हो रहा है, और दोनों फायर एक पॉइंट पे आपस में कोलिजन हो जाता है। तो हमें अगर दोनों पॉइंट एक पॉइंट में कोलिजन हो रहा है तो दोनों फायरिंग के बीच में कितना टाइम इंटरवल है उसको निकालना है। तो दोनों फायर के बीच में जो टाइम इंटरवल है कैसे निकाल पाएंगे। सपोज जो फायर 1 को इस पॉइंट में जाने में t1 टाइम लगा और फायर 2 को इस पॉइंट में जाने में t2 टाइम लगा, तो डिफरेंस इन फायरिंग ऑफ पॉइंट प्रोजेक्टाइल मोशन 1 एंड 2 जो क्या हो जाएगा, सिंपल डेल्टा टी जो होगा t1 माइनस t2 का इक्विवेलेंट होगा, जिसको हमें निकालना है। क्योंकि देयर इज नो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन इन दिस प्रोजेक्टाइल मोशन, तो हमारा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगा। तो सिंपल रॉ मोशन के सहायता से हम एक्स और वाई की वैल्यू दोनों प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, और दोनों प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए एक्स और वाई जो होगा इक्वल होगा। तो बाय यूजिंग दिस इक्वेशन वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी। तो इस तरीके से हम दोनों जो फायरिंग के बीच में जो टाइम डिफरेंस हो वो सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन और प्रोजेक्टाइल थ्योरी थ्योरी के कॉन्सेप्ट को लगा के कैलकुलेट कर सकते हैं।